गॉस लॉ, डीपीएस नंबर 1 हम डिस्कशन कर रहे थे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 तक डिस्कशन कर लिया था हमने। उसके बाद जो ऑब्जेक्टिव प्रॉब्लम्स हैं, राइट, उनका डिस्कशन करेंगे। जो भी डाउट हो एक एक करके पूछना, मैं बोलूंगा, आपको जहां भी डाउट हो पूछना। क्वेश्चन नंबर 1 हो गया, ठीक है। एक बार देख लेते हैं। एक लार्ज प्लास्टिक प्लेट है, उस पर चार्ज क्यू है, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है उसका, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड इसके आसपास है 10 वोल्ट पर मीटर। प्लास्टिक प्लेट की जगह कॉपर प्लेट ली जाए, उस पर भी चार्ज क्यू दिया जाए, तो फील्ड क्या होगा, पी पॉइंट। देखो, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है चार्ज का, मतलब दोनों तरफ होना चाहिए। कॉपर प्लेट रखोगे, उसमें भी बिकॉज ऑफ रिपल्शन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा, दोनों तरफ आ जाएगी चार्ज, तो दोनों का चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन सेम, तो फील्ड भी सेम होगा 10 वोल्ट पर मीटर। तो आंसर होगा इसका सी, क्वेश्चन नंबर 1 का ऑब्जेक्टिव, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 हो गया, 3 हो गया, ठीक है। देख लेते हैं 3, 1 मिनट देख लेते हैं। A thin metallic spherical shell contains a charge q on it, ठीक है। A point charge q is placed at the center of shell and another charge q1 is placed outside. All three charges are positive. जो सेंटर पर चार्ज है उस पर कितना फोर्स लगेगा ये बताना है, ठीक है। तो मेटालिक है, एक चार्ज यहां रखा है, एक सेंटर पे, और क्यू चार्ज सरफेस पर। तो सेंटर पे जो चार्ज, इस पे कितना फोर्स लगेगा ये बताना है। सीधी सी बात है, बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग, Q1 चार्ज का जो फील्ड होगा उसको ये बाहर का चार्ज कैंसल आउट कर देगा, तो बाहर का चार्ज इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट होगा सो दैट दोनों का एक्सटर्नल जो फील्ड होगा अंदर 0 होगा, और अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा बिकॉज ऑफ आउटसाइड चार्जेस, तो इस पे कोई फोर्स नहीं लगा पाएंगे, राइट। तो फोर्स इस पर कितना होना चाहिए, 0। डी आंसर होगा, 0 फोर्स लगेगा। इसके बाद 4th, प्रीवियस प्रॉब्लम में जो सिचुएशन है वही बताना है। फोर्स ऑन द सेंट्रल चार्ज ड्यू टू द शेल, ठीक है। फोर्स ऑन द सेंट्रल चार्ज ड्यू टू शेल, शेल के चार्ज ने इस पे कितना फोर्स लगाया बताना है। सीधी सी बात है, बाहर का जो चार्ज है ये इस पर रिपल्सिव फोर्स लगाएगा इस डायरेक्शन में, और उसको कैंसिल आउट करने के लिए शेल का चार्ज इक्वल बट अपोजिट फोर्स लगाएगा। तो जो फोर्स लगना चाहिए डायरेक्शन में लगना चाहिए, ठीक है, टुवर्ड्स राइट। तो आंसर इज बी, नेट फोर्स 0 है बट शेल इस पर फोर्स राइट डायरेक्शन में लगाएगा, राइट। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 हो गया सर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 देख लो। देखो, फिगर शोज एन इमेजिनरी क्यूब ऑफ एज L/2, क्यूब है L/2 एज का। A uniformly charged rod of length L moves toward left a small but constant speed v at t equal to 0, ये पोजीशन दी है रॉड की, राइट। Which of the graph shown in figure represent the flux of the field? देखो, जैसे जैसे रॉड आगे की तरफ आएगी वैसे वैसे क्यूब के अक्रॉस फ्लक्स बढ़ेगा। क्यों,
हमने पढ़ा है गॉस लॉ में, फ्लक्स अक्रॉस अ क्लोज्ड सरफेस डिपेंड्स ऑन चार्ज इनक्लोज्ड। तो अभी चार्ज इनक्लोज्ड 0 है, जब रॉड अंदर आएगी तो चार्ज इनक्लोज्ड बढ़ेगा। कब तक बढ़ेगा बताओ? जब तक रॉड इस पोजीशन में ना आ जाए। पूरे क्यूब को कवर कर लिया। इसके बाद वाली पोजीशन में क्या होगा? रॉड का L/2 वाला हिस्सा ही अंदर रहेगा, बाकी हिस्सा तो बाहर रहेगा। तो रॉड के अंदर जो क्यूब के अंदर मौजूद चार्ज है वो हमेशा L/2 लेंथ के प्रोपोर्शनेट होगा, राइट, मतलब कांस्टेंट हो गया। उसके कुछ समय के बाद जब रॉड बाहर निकलने लगेगी तब क्यूब के अंदर का चार्ज कम होने लगेगा, मतलब फ्लक्स का ग्राफ ऐसा होना चाहिए, पहले बढ़ेगा, फिर कुछ समय तक कांस्टेंट और फिर कम होने लगेगा। ठीक है, क्योंकि इनक्लोज्ड चार्ज पहले बढ़ेगा, फिर कांस्टेंट होगा और फिर कम होगा। क्वेश्चन नंबर 6 के बाद सेवंथ हो गया। एक बार देख लेते हैं इसको भी। Charge Q is placed at the center of open end of cylindrical vessel. फ्लक्स बताना है सरफेस के अक्रॉस। तो ये सिलेंड्रिकल वेसल है, इसके ओपन एंड के सेंटर पे रखा है चार्ज, तो इसका फ्लक्स कितना होगा? देखो सीधी सी बात है, अगर मैं इस पूरे सिलेंड्रिकल सरफेस का क्लोज्ड सरफेस बनाऊं, गॉसियन सरफेस, तो ये चार्ज सरफेस पर रखा हुआ है ऊपर। चार्ज को अगर मैं एक बॉल मानूं, स्फीयर, छोटा सा स्फीयर, तो डेफिनेटली सरफेस पर रखा हुआ है, मतलब आधा स्फीयर इस सिलेंडर के अंदर होगा और आधा स्फीयर बाहर होगा। तो चार्ज इनक्लोज्ड इनसाइड सरफेस इज Q/2, तो फ्लक्स कितना होना चाहिए? Q/2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, आधा फ्लक्स बाहर होगा, आधा अंदर होगा। आंसर वुड बी सी। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8, फिर भी हमें एक बार इसको देखना चाहिए क्योंकि इसमें बहुत प्रिंसिपल्स हैं। क्वेश्चन नंबर 8, करेक्ट स्टेटमेंट को मार्क करना है। ए, पहला स्टेटमेंट, Gauss law is valid only for symmetric charge distribution. Wrong. Gauss law is valid in all situation. Gauss law का स्टेटमेंट सिर्फ इतना है, flux across closed surface is equal to charge enclosed by epsilon naught. Right? हर सिचुएशन में एप्लीकेबल है। ए गलत हो गया। बी, Gauss law is valid only for charge placed in vacuum. गलत है, इसको हमें समझ लेना चाहिए, राइट, दैट गॉस लॉ इन अदर मीडियम, ये कोई क्लोज्ड सरफेस, गॉसियन सरफेस, किसी मीडियम में हमने रखा हुआ है पूरा चार्ज, और मीडियम का इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी है एप्सिलॉन। इन दैट केस गॉस लॉ का स्टेटमेंट हो जाएगा, फ्लक्स अक्रॉस क्लोज्ड सरफेस इज इक्वल टू चार्ज इनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन। तो वैक्यूम में फ्री स्पेस में परमिटिविटी एप्सिलॉन नॉट होती है, तो एप्सिलॉन नॉट हम यूज करते थे दिस वन, बट हम किसी दूसरे मीडियम में अगर यही गॉस लॉ लगाएंगे तो परमिटिविटी जो है वो चेंज हो जाएगी, तो ये एक्सप्रेशन भी चेंज हो जाएगा। इट मींस गॉस लॉ सिर्फ वैक्यूम के लिए नहीं है, राइट। यस, इसके बाद इसका सी, इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेटेड बाय गॉस इज द फील्ड ड्यू टू
द चार्ज इनसाइड गॉसियन सरफेस, गलत। जो इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करते हैं कि गॉसियन सरफेस पर, दैट इज नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट। और जब हम नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करते हैं तो उसमें इनसाइड और आउटसाइड सभी चार्ज का कंट्रीब्यूशन होता है। याद रखना, फ्लक्स निकालते वक्त सिर्फ इनसाइड चार्ज का कंट्रीब्यूशन लेना है, बट जो इलेक्ट्रिक फील्ड है दैट इज नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ऑल द चार्जेस, बी इट इनसाइड और आउटसाइड, राइट। डी, flux of electric field through closed surface due to all charges is equal to flux due to enclosed by the surface। ये बात सही है कि फ्लक्स में सिर्फ अंदर वाले चार्ज का कंट्रीब्यूशन है, बाहर वाले का फ्लक्स जीरो होता है, ठीक है। एट के बाद 9 हो गया, ठीक है। 10, हाँ 10 लिख लो। A large non-conducting sheet M is given uniform charge density, ठीक है, नॉन कंडक्टिंग शीट है। Two uncharged small metal rods A and B are placed near the sheet। दो मेटल रॉड्स को इस तरह से हमने रख दिया, राइट। अब पूछा है कौन किसको अट्रैक्ट करेगा। सबसे पहली बात देखो, मेटल रॉड्स को जब आप रखोगे तो उसमें इंडक्शन होगा, प्लस इधर है तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स इधर आएंगे, इधर नेगेटिव चार्ज इधर पॉजिटिव, ऐसे इंडक्शन इसमें भी होगा, ठीक है। ए, एम अट्रैक्ट्स ए, डेफिनेटली ए जो है इस पर फोर्स इस तरफ लगेगा, राइट, बिकॉज ऑफ अट्रैक्शन, अट्रैक्टिव फोर्स ये इस तरफ आना चाहेगा तो एम ए को अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। एक और चीज हमें कहना चाहिए कि प्लस माइनस में तो अट्रैक्शन होगा लेकिन प्लस प्लस में तो रिपल्शन होगा, बट ये इक्वल नहीं होंगे, अनइक्वल होंगे, क्योंकि इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको कैंसल आउट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, इस इंड्यूस्ड चार्ज की, ठीक है। और उसके कारण माइनस और प्लस का जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है इनसाइड वो कैंसिल नहीं होगा, वो किस डायरेक्शन में होगा, वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में होगा, मतलब वो इक्वल मैग्नीट्यूड का नहीं होगा, अनइक्वल होगा। इसी कारण से उस इम्बैलेंस के कारण जो शीट है वो ए को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी। सेम लॉजिक से एम भी बी को अट्रैक्ट करेगा। ए और बी का जो फेसिंग सरफेस है उसमें इक्वल बट अपोजिट चार्ज होंगे, ठीक है, तो वो भी एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। तो सभी ऑप्शन सही हैं। 11 11 हो गया। 12 13 13 देख लो। देखो क्या पूछा है, चार्ज Q को अगर ए बी सी डी वाले पोजीशन पे रखा जाए, राइट, इन दैट केस फ्लक्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू हेमिस्फीयर रिमेन्स अनचेंज्ड। स्मॉल q को सेंटर पे रखा है हेमिस्फीयर के, और दूसरा एक कैपिटल Q चार्ज है जिसको इन पोजीशन पे रखना है, ठीक है। तो इनमें से किस पोजीशन पे रखें इस चार्ज को, सो दैट इस हेमिस्फीयर के अक्रॉस इलेक्ट्रिक फ्लक्स अनचेंज रहे, ठीक है। देखो एक एक करके, अगर मैं चार्ज को
ए पर रखता हूं, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसी होगी? देखो, कुछ लाइंस ऐसी होगी जो कि सरफेस के अंदर जाएगी, बट यही लाइन सरफेस के बाहर भी आएगी। तो जितनी लाइन सरफेस के अंदर आ रही है उतनी बाहर भी जाएगी, मतलब फ्लक्स में कंट्रीब्यूशन इसका जीरो होगी। ए पर रखने पर नो कंट्रीब्यूशन, ऐसी सी पर रखने पर भी यही होगा, जितनी लाइन अंदर आएगी उतनी कट के करके बाहर जाएगी, राइट। अब हम बात करेंगे बी और डी पोजीशन की। वहां पर अगर चार्ज को रखेंगे तो फ्लक्स कैसा होगा? ठीक है, तो अगर मैं यहां चार्ज रखता हूं, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कुछ तो ऐसी आएंगी, तो जितनी जो कट करके अंदर आ रही है वो बाहर भी जा रही है, मतलब नो फ्लक्स। बट कुछ लाइंस ऐसी भी होगी जो सिर्फ इसको कट करेगी, अंदर आ रही है, बाहर इसलिए नहीं जा रही है, हम ऐसा नहीं कहेंगे क्योंकि सरफेस हमने ओपन लिया है, क्लोज्ड नहीं है। तो इस ओपन सरफेस के लिए इसका फ्लक्स जीरो नहीं होगा, नॉन जीरो होगा, बट इसका फ्लक्स जीरो हो गया, राइट। तो आप ए और डी बी और डी पोजीशन पे रखोगे तो फ्लक्स में चेंज आएगा, ए और सी पर चेंज नहीं आएगा, ठीक है। इसके बाद 14 हो गया। देखो, हमें समझना चाहिए 14 को भी। क्लोज्ड सरफेस एस जो है उसको कंस्ट्रक्ट किया अराउंड कंडक्टिंग वायर, राइट। अब हमने इस बैटरी का स्विच को क्लोज कर दिया, ठीक है। तो क्लोज करने पर जो फ्लक्स है उसमें किस तरह चेंज आएगा? देखो, सीधी सी बात है, जो कंडक्टिंग वायर होता है वो न्यूट्रल है। न्यूट्रल वायर में जितने इलेक्ट्रॉन्स है उतने प्रोटॉन्स है। अगर उनका फ्लो भी चलता है तो फ्लो के केस में भी, फॉर एग्जाम्पल, एक इलेक्ट्रॉन इंटर किया तो एक इलेक्ट्रॉन बाहर भी आएगा। तो जो वायर है दैट ऑलवेज रिमेन्स न्यूट्रल, न्यूट्रल है, इस कारण से फ्लक्स क्या होना चाहिए? फ्लक्स जीरो होना चाहिए, दैट रिमेन्स अनचेंज्ड, ठीक है, जीरो ही रहेगा। आंसर सी और डी होगा इसका। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15। यस सर। क्या हुआ है? देखो, एक कंडक्टिंग स्फीयर है, राइट। एक पॉजिटिव चार्ज को पॉइंट पी पर रख दिया है हम यहां पर, और अब इस तरह का एक क्लोज्ड सरफेस बनाया है, गॉसियन सरफेस। इस गॉसियन सरफेस के लिए फ्लक्स बताना है हमें, पॉजिटिव होगा या नेगेटिव। सीधी सी बात है, पॉजिटिव चार्ज यहाँ का, तो बिकॉज ऑफ इंडक्शन नेगेटिव चार्ज यहाँ आएगा, इक्वल बट अपोजिट चार्ज इस तरफ आएगा। तो ये जो क्लोज्ड सरफेस है दैट इनक्लोजेस पॉजिटिव चार्ज, और पॉजिटिव चार्ज इनक्लोज किया है तो उसका फ्लक्स भी क्या होगा? पॉजिटिव ही होगा, ठीक है। अब गॉस लॉ की सेकंड शीट का डिस्कशन कर रहे हैं हम, डीपीएस नंबर 2, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। फ्लक्स निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड दिया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 हो गया सभी से, देखो, ठीक है। 3, इसको देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। प्रूव
प्रूव करना है कि जहां भी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वहां पर चार्ज नहीं होगा, ठीक है। वेयर एवर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इज देयर, वहां पे चार्ज नहीं होगा, इसको प्रूव करना है। बहुत आसान है प्रूव करना। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसमें अगर आप कोई क्लोज्ड सरफेस बनाते हो तो उस क्लोज्ड सरफेस के लिए फ्लक्स कितना होगा? फ्लक्स 0 होगा, क्योंकि जितनी लाइंस कट करके अंदर आ रही है उतनी बाहर भी जा रही है, तो फ्लक्स 0। फ्लक्स 0 का मतलब है चार्ज इनक्लोज्ड इज 0। तो जहां भी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उस रीजन में इनक्लोज्ड चार्ज, उस रीजन में चार्ज 0 होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, डाउट है? चलो इलेक्ट्रिक फील्ड का फंक्शन दिया है स्पेस में E0/L x I कैप, मतलब x के साथ फील्ड वेरी कर रही है। फाइंड द चार्ज कंटेंट इनसाइड अ क्यूबिकल वॉल्यूम बाउंडेड बाय सरफेस। एक क्यूब है, उसके सरफेस के प्लेन दिए हैं, राइट। समझ लें इस चीज को, ये x एक्सिस y और ये है z, ठीक है। मैं तो सारे प्लेन्स बनाऊंगा, ध्यान से देखो। x इक्वल टू 0, मतलब क्यूब के 6 फेस है, 6 फेस के प्लेन दिए, x इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू 0 कौन सा प्लेन होता है? ये होता है प्लेन yz, ठीक है। एक तो ये प्लेन हो गया क्यूब का एक ये साइड। दूसरा x इक्वल टू a, x इक्वल टू a मतलब ऐसा प्लेन जो yz के पैरेलल है लेकिन x को a पर कट करता है, ठीक है। a पर कट करता है वो प्लेन, एक वो प्लेन भी लेंगे। वो प्लेन कैसा होगा देखो, ठीक है। ये x इक्वल टू ए प्लेन, तो ये दो प्लेन हो गए। देन y इक्वल टू 0 और y इक्वल टू ए, तो y इक्वल टू 0 मतलब एक्स जेड प्लेन, तो ये वाला नीचे वाला प्लेन हो गया, और y इक्वल टू ए मतलब ये वाला प्लेन हो गया, ऊपर वाला। क्यूब बन गया है, बाकी के फेजेस भी हम देख सकते हैं, z इक्वल टू 0 और z इक्वल टू ए। तो इस तरह का क्यूब है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन x डायरेक्शन में। अब सोचो, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो दो प्लेन्स को कट करेगा, ध्यान से समझना। इलेक्ट्रिक फील्ड x डायरेक्शन में है, तो वो yz प्लेन को नॉर्मली कट करेगा। तो कहां पर? yz प्लेन में दो प्लेन है, एक x इक्वल टू 0 और एक x इक्वल टू a। तो x इक्वल टू 0 वाला प्लेन है और एक x इक्वल टू a वाला प्लेन। अब x इक्वल टू 0 वाला जो प्लेन है उस पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कट करके अंदर की तरफ आएगी, उस पर फ्लक्स निकाल लो। इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाएगा तो फ्लक्स भी 0 हो गया, और x इक्वल टू a वाला जो प्लेन है वहां पे फ्लक्स क्या हो जाएगा? तो इलेक्ट्रिक फील्ड, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है इनटू एरिया, एरिया ऑफ दैट प्लेन। तो क्यूब की साइड a है, राइट, तो a स्क्वायर हो जाएगा, मतलब फ्लक्स हो गया E0 a क्यूब बाय l, ये फ्लक्स। तो फ्लक्स इसके अलावा किसी और प्लेन पे होगा क्या? हर एक प्लेन पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पैरेलल होगी, टेंजेंशियल होगी, तो ये नेट फ्लक्स हो गया। फ्लक्स इज इक्वल टू चार्ज इनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट। चार्ज इनक्लोज्ड कितना आ जाएगा? ठीक है, ये इतना चार्ज इनक्लोज करेगा।
तो नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है जिससे चार्ज इनक्लोज